तो कैसे हैं आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। और हमारे बोर साहब, नाम ही बोर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रूल इन्होंने दिया था। तो बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। 1932 में जेम्स चैडविक, 1932 की बात है। कब की बात है? 1932 की बात है कि जेम्स चैडविक जो थे, सर जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर, वहां सोने के धातु पर, सोने की पन्नी पर किया गया था, और यहां पे क्या किया गया? बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से आघात कराकर इस उदासीन कण, यानी कि जो यह उदासीन कण था न्यूट्रॉन, इसका पता लगाया। यह उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, समझ में आ गया। तो इस कण का पता कैसे लगाया गया? बेरिलियम धातु पर अल्फा कण का आघात कराकर, अल्फा कण से आघात कराकर बेरिलियम धातु पर, ठीक है। तो बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से आघात कराकर न्यूट्रॉन का आविष्कार किया गया, ठीक है। और इन कणों की वैद्युत उदासीनता के कारण यह न्यूट्रल होता है, यह उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसी के कारण इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। न्यूट्रल से वर्ड आ रहा है तो न्यूट्रॉन, इसीलिए इसका नाम रखा गया था, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ बता दूं, उसके बाद फिर से बताऊंगा। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इनका द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग बराबर होता है। यहां देख लीजिए, मैंने लिखा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है भाई? प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने लिखा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखा है। देखिए लगभग बराबर, 1.67 गुणे 10 के पावर 24, 1.67 गुणे 10 के पावर -24 लिखा है, -24, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, यहाँ क्या लिखा है? लगभग बराबर है, यानी कि एकदम पूरा बराबर नहीं होता है, एकदम समझिए कि लगभग में बराबर होता है। लेकिन अगर दोनों में तुलना किया जाए और पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ 4 डिजिट लिया है, 1.674 देख लीजिए, 2 से बड़ा है 4, यानी कि कुछ बड़ा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कुछ ज्यादा होता है। तो आप से अगर पूछेगा कि लगभग बराबर होता है, न्यूमेरिकल में आप बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया कि तीनों कणों में से सबसे भारी कण कौन से होते हैं, किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, तो न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन क्लियर? अब आइए देखते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, 1.67 गुणे 10 के पावर -24। आप यही याद करेंगे। आपको अगर किसी बच्चों को याद करना है तो एक डिजिट आगे याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। न्यूट्रॉन में 4 आ जाता है और प्रोटॉन में 1.67 2 ही रहता है, इसीलिए न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा रहता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 के पावर -24 या 1.008 AMU, 1.008 AMU होता है इसका। देख लीजिए मैंने लिखा है 1.008 AMU में, ठीक है। और द्रव्यमान इतना होता है ग्राम में, तो ग्राम में इतना और AMU में पूछेगा तो इतना, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि अब आपके मन में आया होगा कि न्यूट्रॉन का ख्याल कैसे आया दिमाग में। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं मैं, जो कि बुक में अभी नहीं दिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराना जरूरी है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको अच्छे से समझना है, उनको मैं बता के चलूँ। चूंकि मैं बोल के ही चल रहा हूं कि मैं डिटेल से चल रहा हूं, इसलिए अगर डिटेल से ना बताऊं तो आपके साथ ज्यादती होगी, समझ में? तो आइए देखते हैं कि न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ कैसे था। क्या मन में आया इनके मन में, चैडविक जी के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में अपना दिमाग खपाया कि कोई और कण होता है। जब देखा गया कि कह दिया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेश में बराबर होते हैं, आवेश में बराबर होते हैं, -1 +1, ठीक है। यानी कि यह न्यूट्रल तो हो गया, यानी कि उदासीन हो गया। एक परमाणु जो होता है, यह परमाणु है, यह उदासीन हो गया। यह क्या होता है? उदासीन होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए किसी और के मन में यह बात नहीं गया। लेकिन जब द्रव्यमान का बात आया ना, जब द्रव्यमान का बात आया तो यहां पे देखा गया कि भाई देखिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर, प्रोटॉन के द्रव्यमान 1 के बराबर और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 के बराबर, दोनों 1-1 के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। जब द्रव्यमान निकाला गया तो किसी भी प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस
प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब किसी में देखा गया जैसे हीलियम है, तो हीलियम में देखा गया कि हीलियम में भाई यहाँ परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान 4 होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं मैं, यहाँ परमाणु संख्या 2 और 4 यानी कि प्रोटॉन की संख्या यही हो जाती है। मैं अभी बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा, आप अच्छे से समझ के चलिए। प्रोटॉन की संख्या जो परमाणु संख्या होती है ना, वही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान तो हो गया 2, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 तो हो गया, लेकिन यहां पे अब कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा तभी ना 4 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो 0 होता है द्रव्यमान, तो यहां 0 आने पर यहां तो 2 में 0 जोड़ने पर 4 नहीं आएगा। यानी कि प्रोटॉन में लगभग प्रोटॉन के बराबर ही, क्योंकि परमाणु संख्या का यह दुगना होता है, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही कोई कण और जुड़ रहा होगा, तभी यह द्रव्यमान बराबर हो रहा है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का तो जुड़ेगा नहीं द्रव्यमान, तो यानी कि प्रोटॉन के साथ अब कौन सा द्रव्यमान जुड़ रहा है भाई, तभी उनके दिमाग में आया कि आवेश तो अब आवेश चाहिए नहीं क्योंकि उदासीन है, यानी कि जरूर कोई उदासीन कण होगा, जरूर कोई ऐसा कण अभी उपस्थित होगा एटम में जिस पर कोई चार्ज तो नहीं होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसीलिए इन्होंने कहा था कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे देखते हैं। मूलकण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, मैं एक ही जगह लिख दिया हूं कि ताकि आप लोग अच्छे से इसको लिख के याद कर लीजिए, मुझे याद भी करवाते चलना है ताकि कंपटीशन और 9th दोनों के बच्चे के लिए रामबाण यह सिद्ध हो सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग जानते हैं माइनस में होता है, -1, प्रोटॉन का आवेश +1 और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए इस पर चार्ज जो आवेश मतलब चार्ज, तो इस पर चार्ज 0 होगा, यानी कि आवेश 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में पूछे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम, -28 ग्राम। अगर केजी में पूछे तो इसमें 3 जोड़ दीजिएगा, 28 3 31। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे तो 1.67 × 10⁻24। यह दोनों का आसान है याद करना, एक ही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान में बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है 1.67 × 10⁻24, 1.67 × 10⁻24 ग्राम में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, केजी में बोला जाएगा तो 24 3 27 हो जाएगा, यहाँ भी 27 हो जाएगा, यहाँ 31 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 से भाग देंगे, 1000 ऊपर जाएगा तो -3 और जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर AMU में देखेंगे ना तो लगभग 0 होता है, प्रोटॉन का 1 ये होता है और न्यूट्रॉन का ये होता है। ठीक है, 1.008 AMU। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन साहब, जो थॉमसन भी कहा जाता है, इन्हीं ने इसका इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन साहब ने, आपने देखा था कि गोल्डस्टीन साहब ने ही प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, सर जेम्स चैडविक। आप लोग के चार्ट में उपलब्ध करा दिया, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आइए अब देखेंगे थोड़ा बोर साहब के बारे में, इन्होंने कौन कौन सा बात लिखा था, देखते हैं। बोर मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड के दोष को दूर करने के लिए। अब रदरफोर्ड साहब ने तो अपना दे दिया था भाई, रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला था कि संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, अंदर अधिकांश स्थान खाली रहता है, इसीलिए मैंने बताया था कि एक उसने अल्फा कण का प्रघात कराया था तो कुछ विक्षेपित होकर निकल गए थे, कुछ सीधे निकले थे और कुछ एकदम वापस लौट गए थे। तो इन्होंने जो नाभिकीय मॉडल दिया था उसी को अब यहाँ पे इनका जो दोष था उसको सुधारने के लिए रदरफोर्ड साहब के दोष को बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, अब नील्स बोर ने 1913 में परमाणु की संरचना के संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। संशोधित मतलब इसमें सुधार करके कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसी को सुधार दिया, उसी को संशोधित बोलते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड के दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर साहब जो थे 1913 में, कब 1913 में, आपको डेट याद कर लेना है, परमाणु की संरचना के संबंध में, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके संबंध में
अपना संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया और इनके अनुसार यह सिद्धांत क्या था, इन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने कहा कि ये मैंने परमाणु बनाया है, इसी पर आप लोग समझेंगे। कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, नाभिक के चारों, नाभिक यहाँ पे है प्लस मैंने लिखा है, नाभिक अगर कोई पूछेगा कि नाभिक जो होता है कैसा आवेशित रहता है, तो धनावेशित रहता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है नाभिक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पर तो जीरो आवेश रहता है, जीरो चार्ज रहता है, इसलिए प्रोटॉन वाला प्लस चार्ज बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर, देखिए ये कक्षा ऑर्बिट बना हुआ है, देख लीजिए यह कक्षा बना हुआ है, तो नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, इसी वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं कुछ निश्चित ऊर्जा वाले, और यह सब कक्षा की निश्चित ऊर्जा होती है, इसमें इतना ऊर्जा, इसमें उतना ऊर्जा, इस सब का निश्चित ऊर्जा होती है, तो इसी निश्चित ऊर्जा वाले में घूमते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर, कोई भी निश्चित, जैसे के में है KLMN, लाइन से इसको बोलते हैं KLMN, अभी आप पढ़ेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। कहा उन्होंने कि अगर एक ही कक्षा में रहकर चक्कर लगाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। हाँ, ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन कब होगा? जब या तो यह दूसरे कक्षा में बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे, या तो K से L में जाएंगे या L से M में जाएंगे, या M से L में, L से K में उल्टा जाएंगे या बाहर आएंगे, ठीक है। तो अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे तो इनके ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है। अब मैं अभी बताऊंगा कि कब ऊर्जा उनको प्राप्त होती है और कब ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि कब ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन, जो भी इंग्लिश में बोलते हैं अवशोषण होता है, और कब उनका ह्रास होता है। आइए देखते हैं इन कक्षाओं को, जो ऑर्बिट दिया था, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर, एनर्जी का लेवल, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं, ठीक है। एनर्जी सेल कहा जाता है, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा स्तर कहते हैं इन कक्षाओं को। अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर इन कक्षा को KLMN ... से डिनोट करते हैं, जैसे KLMNO ऐसे डिनोट करते हैं, KLMN अंदर वाले को K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, ठीक है। तो ऐसे डिनोट करते हैं, या 1 2 3 4, जैसे अगर कोई बोलेगा कि पहला कक्षा कौन सा है, तो सबसे नाभिक के जस्ट पहले वाला, तो ये पहले वाला कक्षा है, दूसरे वाला कक्षा यह है, तीसरे वाला कक्षा यह है, मैंने लिख दिया N = 3, N = 4, यानी चौथा कक्षा यह है, ठीक है। तो उसी को 1 2 3 4 या KLMN द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद सकता है यह, लेकिन जब कूदता है तो कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा, मतलब अंदर की कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है, जैसे अंदर की कक्षा K है और K से L, मतलब L K की तुलना की जाए तो K से बाहर है L, ठीक है। तो L से बाहर कौन है? M है। M से बाहर कौन है? N है। तो यानी कि अंदर से अगर बाहर कूदे, अंदर से बाहर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब ऊर्जा उसे प्राप्त होता है, ठीक है, ऊर्जा उसे मिलता है। कहने का मतलब आप इतना सोच लीजिए कि जो जितना छोटा कक्षा होगा, आप बताइए आप अपने दिमाग में कैसे याद करेंगे। अब यहाँ ऑर्बिट मैंने बनाया है, परमाणु बनाया है, कक्षा से मैंने बनाया है, तो आप देखेंगे कि K सबसे छोटा कक्षा आपको दिख रहा है, L थोड़ा बड़ा है, M उससे भी बड़ा है, N थोड़ा और बड़ा है। तो ऐसे ही जो बड़ा होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगा। अब आपसे मैं पूछूंगा सबसे कम एनर्जी किसमें होगा, तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटा वाला तो K है, यानी कि सबसे कम एनर्जी K में, उससे ज्यादा एनर्जी L में होगा, उससे ज्यादा एनर्जी M में होगा, उससे ज्यादा एनर्जी N में होगा, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी K में होता है, ठीक है ना। और सब जितना बढ़ेंगे उतना एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, यानी अब बताइए यहाँ पे कम है और यहाँ आया बढ़ गया, यानी कि ऊर्जा इसे प्राप्त हो गई, ऊर्जा का अवशोषण इसने कर लिया। यानी कि अगर आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। और किंतु जब इलेक्ट्रॉन बाहरी से अगर अंदर जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे देख लीजिए, अगर N से M में जाएगा तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि छोटा कक्षा हो गया। यहाँ से थोड़ा और कम हो जाएगा L में जाने पर, L से K में जाने पर ऊर्जा थोड़ा और कम हो जाएगा। यानी कि बाहर से अंदर जाने पर ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ऊर्जा ह्रास होता है, और अंदर से बाहर जाने पर ऊर्जा मिलता है, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा है, यानी K की ऊर्जा सबसे कम, जबकि L, M, N आदि कक्षाओं की ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। मैंने बता दिया
सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के कक्षा में प्रवेश करता है। अब बताइए कि अब आपसे पूछ देगा कि सबसे पहले आप किस रूम को भरना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या चाहते हैं, सबसे छोटा वाला रूम पहले भर जाए। जब छोटा वाला भर जाए उसके बाद ये वाला रूम भरे, उसके बाद ये वाला रूम भरे, ठीक है, तभी आदमी एडजस्ट अच्छे से हो पाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी बात है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो के को भरा जाएगा। अगर के का कक्षा जब पूरा भर जाएगा ना तब एल में भरा जाएगा, जब एल का कक्षा पूरा भर जाएगा तब एम में भरा जाएगा। यानी कि सबसे पहले अंदर वाली कक्षा में भरा जाता है, उसके बाद बाहर लाया जाता है, इसके बाद एल एम एन आदि में भरेगी इलेक्ट्रॉन आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर ब्यूरी योजना के अनुसार, बोर साहब के अनुसार क्या था, तो इन्होंने कहा था, क्या मैंने यहाँ लिखा है कि विभिन्न कक्षा में जो ऑर्बिट थे उसमें चक्कर जो लगाते हैं इलेक्ट्रॉन ना, उसका वितरण कैसे किया जाएगा, मतलब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे है तो ये कक्षा है, तो ये कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे के है, एल है, एम है, तो के में कितने, एल में कितने, एम में कितने, यह कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया 2n²। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र इन्होंने दिया था 2n² से प्राप्त किया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या है। जैसे पहली कक्षा तो n का मान 1 रख देंगे, दूसरी कक्षा तो n का मान 2 रख देंगे, तीसरी कक्षा तो n का मान 3 रख देंगे। यहां मैंने बताया है कि प्रथम कक्षा यानी k में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या, तो प्रथम कक्षा है यानी कि n का मान 1 रखेंगे तो 1² 1 ही होता है, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, यानी कि प्रथम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। जैसे ही 2 भर जाएगा अब के में नहीं भरेंगे, अब एल में भरेंगे। समझ में आ गया, यानी कि पहली कक्षा में ना भर के अब दूसरी कक्षा में भरेंगे। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2n², यानी कि अब n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, तो यानी कि दूसरी कक्षा में 8। वैसे ही तीसरी कक्षा में 2n², n का मान अब 3 रखेंगे, 3² 9, 9 दूनी 18, यानी कि तीसरी कक्षा में 18 होता है। चौथी कक्षा में देखेंगे तो 2n², यानी कि अब n का मान चौथी कक्षा है तो 4 रखेंगे, 4² 16, 16 दूनी का 32, यानी कि आप देखेंगे पहली कक्षा में अधिकतम 2 रह सकता है, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 रह सकता है, तीसरी कक्षा में अधिकतम एकदम अधिक से अधिक 18 रहने की जगह है, चौथा में अधिकतम 32 रखने का जगह है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया, कौन सा फार्मूला, 2n², आप अच्छे से याद कर लेंगे। 2n² फार्मूला से हम लोग किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। इन्होंने एक और रूल कह दिया कि अगर कोई भी बाहरी कक्षा होगी तो इलेक्ट्रॉन के रहने की अधिकतम कक्षा, मतलब आप अधिक से अधिक 8 रखेंगे, उसके बाद दूसरे कक्षा में ट्रांसफर कर देंगे। मैं क्या बोला यहाँ पे, यहाँ बोला कि अधिकतम रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर बाहरी कक्षा होगी ना, जैसे मैं उस कक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहरी कक्षा, जैसे मान लीजिए कोई सोडियम है, तो सोडियम है तो सोडियम के 11 होता है, तो पहला कक्षा में 2 होगा, इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो पहला कक्षा तो अब भर गया। दूसरा कक्षा, अब मैं क्या बोला है, दूसरा कक्षा में 8 होता है, तो दूसरा कक्षा में 8 मैंने भरा, तो 8 2 10 हो गया ना, अब 1 भर दिया तो 1 हो गया। यहाँ भी अब बाहरी कक्षा में 8 ही होगा। समझ में आया, ये नहीं कि अब तीसरा कक्षा है तो 18 लिख देंगे, नहीं, बाहरी कक्षा में 8 होता है। इन्होंने एक रूल दे दिया कि बाहरी कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक कक्षा की बात नहीं कर रहा हूं कि प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तीसरी कक्षा, नहीं, बाहरी कोई भी हो, यह बाहर होने चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट वाला या तो ऐसे होना चाहिए 2 3, तो यह बाहर हो गया, 2 8 8 5, तो यह अब बाहर हो गया। तो सबसे बाहरी कक्षा का बात कर रहा हूं, अधिकतम 8 होना चाहिए इनके अनुसार, ठीक है। इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या अगर पूर्ण हो जाती है ना, जैसे 8, तब इलेक्ट्रॉन अब नया कक्षा में प्रवेश करने लगता है। इनके अनुसार यह कथन इन्होंने दे दिया, ठीक है। प्रारंभ में 18 तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षा में वितरण बताना है। मैंने यहाँ क्यों लिखा है बाबू, इसलिए बताया है कि ताकि आपको छूट ना जाए और मैं अच्छे से आपको पढ़ा दूँ। मैंने बताया था ना कि जहाँ मुझे लगता है कि बुक से ये पढ़ाना है तो मैं वहाँ लिख देता हूँ कि बताना है, सारणी यह दिखाना है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। आइए देखते हैं अब कैसे यहाँ पर लिखा जाता है KLMN में। देखिए हाइड्रोजन, मैंने बताया था कि परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। मैं समझ के चलता हूं कि परमाणु संख्या आप याद कर लिए हैं, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अगर नहीं याद किए हैं तो प्लीज़ अभी भी याद कर लीजिए, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आइए देखते हैं। हाइड्रोजन का संकेत 1 है,
ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे ही लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ है। 18 तक मैंने लगातार लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है तो पहला कक्षा में, अब बताइए हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो पहला कक्षा में बस एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 है तो 1 ही ना आएगा, तो 1 रख दिया। अब कोई जरूरत ही नहीं है, दूसरा में 2 रख दिया। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि प्रथम कक्षा या पहली ही कक्षा है ना हीलियम का, तो कक्षा, तो प्रथम कक्षा में केवल 2 रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे लिथियम, तो लिथियम का तो 3 आ गया, यहाँ 3 क्यों नहीं रख दिए, क्योंकि प्रथम कक्षा में बस 2 आ सकता है, तो यहाँ 2 रखा। अब बचा कितना, 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे रख दिया। बेरिलियम का 4 होता है, यानी कि प्रथम में 2 हो गया, अब इसका काम खत्म, अब जो बचा इसमें रख देंगे, ठीक है। यह कब तक चलेगा, यह तब तक चलेगा जब तक यहाँ 8 ना आ जाए। जैसे 5 का 2 3, 6 का 2 और 4, 7 का 2 और 5, 8 का 2 और 6, 9 का 2 और 7, 10 का 2 और 8, 8 आ गया दूसरा कक्षा में। और जैसे ही 8 आया अब इसका भी काम खत्म, अब तीसरा कक्षा में जाएंगे। जैसे 11, 2 8 10 हो गया, और अब बचा 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। 12 का तो 2 और 8, पहला में 2 होता है अधिकतम, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में बचा कितना, अब 2, तो 2 लिख दिया। 8 2 10, 2 12, 12 होता है। तो 13, तो 2 8 10, अब बचा कितना, 3, तो 3 यहाँ रख दिए। अब देखिए सिलिकॉन 14 होता है, तो 2 8 10 4 14, ठीक है। तीसरा कक्षा में 15, 2 8 10 5 15। फास्फोरस का सल्फर 16 होता है, तो 2 8 6, 17, 2 8 10 हो गया, बचा 7, 7 लिख दिए। 18, 2 8 8, अब यहाँ 8 हो गया, अब ये भी बंद कर देंगे। अब अगर 19 वाला आएगा तो 2 8 8 1, ठीक है। 19 वाला आएगा तो क्या होगा, 2 8 8 1। 20 वाला 2 8 8 2, ठीक है। लेकिन यह बात हो गया था कि बोरब्यूरी के अनुसार जो इन्होंने नियम दिया था, यह प्रथम 18 तत्व पर ही इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था अच्छे से हम लोग दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा वाले तत्व, इससे अधिक वाले तत्व, इसके बाद वाले तत्व पर यह योजना जो है ना अच्छे से लागू नहीं होती। समझ में आ गया। और इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा बाद में इस विधि से करने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन आप यहाँ समझ गए। और इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अगर क्वेश्चन दे देगा कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 2, लिथियम का 2 1, बेरिलियम का 2 2, मतलब इसको कक्षा में बांटना, इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ठीक है ना। बस सिंपल लिख देंगे। जैसे नियॉन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, नियॉन का नीचे 10 लिख देंगे और लिखेंगे 2 और 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। सोडियम का 11 है तो 2 8 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन को बांटने, कक्षा में बांटने का क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यही हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे बात आ गया कि किसी परमाणु, कोई भी एटम कि विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को कैसे इलेक्ट्रॉन रखना है, उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अब देखिए कुछ मैंने लिख दिया कि आपको समझ जाए। अगर देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो 6 है, यानी कि पहला में 2, दूसरा में 4। 7 है तो पहला में 2, दूसरा में 5। 11 है तो पहला में 2, दूसरा में 8। अब 8 आ गया तो 8 तो भर गया, अब मैक्सिमम बाहरी में 8 रह सकता है, तो 8 भर गया। अब यहाँ बात करेंगे 2 8 10, बचा 1, तो 1 हो गया। क्लोरीन का 17 है, यानी कि 17 यहाँ पे बांटना है, 2 8 10 हो गया, बचा कितना 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ अब पॉइंट यहाँ देखते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है। परमाणु संख्या, किसी भी प्रोटॉन, किसी भी परमाणु की संख्या, तो किसी भी परमाणु की जो संख्या होती है ना, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि सोडियम, क्या मैंने लिखा है या लिख दिया है कि सोडियम लिखा है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है ना। तो मैंने क्या बोला कि परमाणु संख्या जो होता है ना, वही प्रोटॉन की संख्या होती है। मतलब अगर सोडियम में पूछे कि कितने प्रोटॉन है, तो परमाणु संख्या तो नीचे 11 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 11। मैं न्यूट्रॉन नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज होता है,
प्रोटॉन जो प्लस चार्ज होता है दोनों बराबर होता है, यानी कि 11 और 11 हो गया, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान इसका सोडियम का 23 होता है। तो जब इसका हम यही एक लाइन में बता दे, फिर परिभाषा अच्छे से दिखाएंगे। तो परमाणु द्रव्यमान 23 होता है ना। अब तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रोटॉन जो होता है, जो परमाणु संख्या है उसी को लिख दीजिए प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी वही है जो परमाणु संख्या है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन में कुछ नहीं करना है बाबू, जो परमाणु द्रव्यमान है ना उसी में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, यानी कि n का मान 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो न्यूट्रॉन 12 हो गए यहाँ पे। अब इस फॉर्मूला के द्वारा कैसे लिखेंगे वो मैं बता दूं। तो मैं बता दिया कि परमाणु संख्या जो होती है ना उसी के बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या है? यानी कि यहां देखिए द्रव्यमान मैं ये बोल रहा हूं 23। द्रव्यमान संख्या कैसे निकला आप देख लीजिए। यहां पे परमाणु संख्या है यानी कि प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, और जोड़ न्यूट्रॉन 12 में से 11 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा ना। तो यानी कि परमाणु संख्या और जो न्यूट्रॉन संख्या अगर जोड़ते हैं इसमें से तब जाके हमारा द्रव्यमान निकलता है। तो वही मैंने तो लिखा है कि प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों तो एक ही होती है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जब जोड़ते हैं तब द्रव्यमान आता है। आप याद कर लीजिएगा, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं। प्रोटॉन में जब न्यूट्रॉन उदासीन वाला जब जुटता है ना तब द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे जो होता है ऑर्बिट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है। तो जो अंदर वाला होता है इसी को जोड़ने पर यह द्रव्यमान संख्या आती है, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, तभी द्रव्यमान संख्या आया। न्यूट्रॉन को जब जोड़ देते हैं नीचे वाला में ना, न्यूट्रॉन की संख्या को जब नीचे यानी परमाणु संख्या में जोड़ते हैं तभी जाके द्रव्यमान आता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना रहा तो क्या किया? द्रव्यमान में से प्रोटॉन परमाणु घटा दिए, वहीं लिखा है न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हुआ? द्रव्यमान मतलब ऊपर वाला में से 23 में से 11 घटाने पर न्यूट्रॉन आया ना। तो वहीं द्रव्यमान में से परमाणु संख्या, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन आ गया। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो गया? द्रव्यमान माइनस परमाणु। मैं रटवा नहीं रहा हूं, समझा के याद करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और अपने आप से आप फॉर्मूला ये लिख दे कि न्यूट्रॉन कब होता है? द्रव्यमान में से परमाणु घटाने पर, परमाणु संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन संख्या आता है। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब देखिए, सोडियम 11-23 में बताइए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मैंने क्या बताया कि सोडियम में जो परमाणु संख्या होता है वही तो प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी कि प्रोटॉन 11। वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कि ये भी 11। जो परमाणु संख्या है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्लस चार्ज, दोनों क्या होता है? 11 हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन कहेगा, न्यूट्रॉन से क्या होगा? न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो न्यूट्रॉन कहेगा तो द्रव्यमान में से यह घटा देंगे, यानी कि 23 में से 11 घटाएंगे। तब देख लीजिए, मैं लिखा है प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या यानी कि 11, परमाणु संख्या 11 है। इलेक्ट्रॉन संख्या देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर 11, इलेक्ट्रॉन संख्या भी यही हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान में से यहाँ परमाणु संख्या घटाएंगे तो आ जाता है न्यूट्रॉन, यानी कि 23 में से 11 घटाएंगे तो 12। मैंने वही बताई, ये प्रोटॉन हो गया 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, लेकिन न्यूट्रॉन पूछेगा तो 23 में से 11 घटा देंगे। अब देखिए, क्लोरीन है तो अब देखिए क्लोरीन में आप समझ गए, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या यानी कि 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या यानी कि ये भी 17। दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही होता है, जो परमाणु संख्या है वही दोनों होता है। और लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान में से ये घटा दीजिए, 35 में से 17 घटाने पर 18, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 18 हो गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है कि आप अच्छे से समझ पाइए। देखिए जल्दी जल्दी अब करते हैं हम लोग, ठीक है। कि एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है। मैंने क्या बताया? कोई भी तत्व है, जैसे X तत्व है, इसकी परमाणु संख्या 12 है, ठीक है ना। परमाणु संख्या 12 है तो उस तत्व के एक परमाणु में, या एक परमाणु है तो कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है? तो बताइए प्रोटॉन कितना होगा? 12 है, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12 है, यानी कि प्रोटॉन बराबर 12, इलेक्ट्रॉन बराबर 12, ठीक है ना। आंसर हो गया। आइए देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। नाभिक में क्या बोला? 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, यानी कि यहां दे दिया P का मान दे दिया है 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान दे दिया है 12। तो बोला है कि प्रत्येक परमाणु की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या निकाले। तो मैंने क्या बताया था? यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी पार्टिकल है, X परमाणु है तो प्रोटॉन मतलब होता है परमाणु संख्या, जैसे 11 है तो परमाणु संख्या भी 11 हो गया। न्यूट्रॉन 12 दिया है तो मैंने क्या बताया? न्यूट्रॉन में परमाणु संख्या जैसे ही जोड़ते हैं आ जाता है द्रव्यमान संख्या, यानी कि 12 में 11 जोड़ने पर 23, ठीक है ना। अब बताइए यह कौन सा परमाणु है?
जिसका द्रव्य परमाणु संख्या 11 है, तो परमाणु संख्या 11 वाला तो सोडियम होता है, यानी कि यह सोडियम है, ठीक है ना, क्योंकि परमाणु संख्या 11 किसका होता है, सोडियम का, तो सोडियम है। तो परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23 आ गया, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन में प्रोटॉन जोड़ दिया। तो याद भी कर लीजिएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ने पर द्रव्यमान आ जाता है। आप कॉपी पर लिख लीजिएगा जो समझ में नहीं आ रहा है। इतना पढ़ाने के बाद अगर आप नहीं समझेंगे ना, तो समझ जाइए आप कहीं नहीं समझेंगे, मैं इतना गारंटी देता हूं। क्यों, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन संख्या निकाले, तो इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, यानी कि 11 ही हो गया, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। एक तत्व M के द्रव्यमान संख्या 24 है। क्या मैंने बोला, एक तत्व M है जिसका द्रव्यमान 24, यानी ऊपर 24 हो गया, और परमाणु संख्या 12 है, यहाँ 12 हो गया। इस तत्व के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे, अब बताइए इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, तो 24 में से 12 घट गया, तो न्यूट्रॉन बराबर 12 आंसर, ठीक है। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 AMU है। हीलियम का मैंने क्या बताया, हीलियम का 4 है परमाणु द्रव्यमान, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन मतलब 2 यहाँ पे परमाणु संख्या है। इसमें कितने न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, ठीक है। 4 में से 2 घटा देंगे। यह 2 कैसे आया, क्योंकि प्रोटॉन 2 है, और जितना प्रोटॉन होता है वही परमाणु संख्या होता है, इसीलिए मैंने लिखा है। और न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, यानी कि 2 हो गया। एक तत्व की M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला, M कक्षा, ध्यान दीजिएगा, M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए। एक तत्व की M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब बाबू, कक्षा तो K होगा पहले, उसके बाद L होगा, तब ना M होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि M कक्षा में आ गया है, और M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताइए मैंने क्या बताया था, यह कक्षा कब भरेगी, जब यह पूरी भर जाएगी, और यह कक्षा कब भरेगी दूसरी, जब इसमें 8 होगा। यह कक्षा कब भरेगी, जब इसमें 2 होगा। समझ में आया, यानी कि 2 और 8 10, 10 2 12, यानी कि 12 परमाणु संख्या किसकी होती है, 12 परमाणु संख्या होती है मैग्नीशियम की, ठीक है। तो आप अच्छे से इतना समझ गए, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया, आप लोग को यकीन होगा कि मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। आप लोग ने इतना अच्छा टाइम दिया, कुछ ही बच्चे, मैं जानता हूँ पढ़ने वाले कुछ ही बच्चे ने टाइम दिया पूरा, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको बहुत आगे तक ले जाऊँगा। साइंस में कभी भी कॉन्सेप्ट से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। आपकी अंगुली पकड़ के आपको खींच के लेके चल रहा हूँ, बस मुझ पे भरोसा रखिए और पढ़ते रखिए, पढ़ते रहिए, और देखिए दूसरे से कैसे मैं अलग आपको बनाता हूँ। समझ में आया। आपका केमिस्ट्री अब एक दो जैसे ही वीडियो डालूंगा 9th का केमिस्ट्री समाप्त। जो बच्चे ने नहीं देखा है ना, मत देखे, जो बच्चे देख लिए वह उनसे आगे निकल गए हैं। समझ में आया। चलिए, आपने इतना सुनहरा टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।